So welcome again +2 class. Last but not the least, some portion has left that we should discuss. It is very important from the point of view of this chapter. कहते हैं भारत ने परमाणु अप्रसार के लक्ष्य को ध्यान में रखकर की गई संधियों का विरोध किया। मतलब जो भी परमाणु अप्रसार संधि, जैसा कि मैंने आपको बताया था NPT, जो कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो थी, भारत ने परमाणु अप्रसार के लक्ष्य को ध्यान में रखकर की गई संधियों का विरोध किया, क्योंकि ये संधियां उन्हीं देशों पर लागू होनी थी जो परमाणु शक्ति से हीन थे। इन संधियों के द्वारा परमाणु हथियार से लैस देशों की जमात के परमाणु शक्ति पर एकाधिकार होने की वैधता दी जा रही थी। यानी कि ये संधि ऐसी संधि थी कि जो परमाणु शक्ति धारक देश हैं वो तो परमाणु शक्ति अपने पास रखेंगे और जिनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है वो इनका यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो भारत ने इसे जो है वो डिस्क्रिमिनेट बताते हुए और इसका विरोध किया था। उसने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी जो थी उस पर भी हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। भारत ने 1998 के मई में परमाणु परीक्षण किए और यह जताया कि उसके पास सैन्य उद्देश्यों के लिए अणुशक्ति को इस्तेमाल करने की क्षमता है। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किए। इससे क्षेत्र में परमाणु युद्ध की आशंका को बल मिला। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भारतीय उपमहाद्वीप में हुए इस परमाणु परीक्षण को लेकर बहुत ही नाराज़ थी। जैसे ही भारत ने परमाणु परीक्षण किए तो इंटरनेशनल लेवल पर इसके लिए विरोध होना शुरू हो गया और उसने भारत तथा पाकिस्तान दोनों पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए, जिन्हें बाद में हटा लिया गया। भारत की परमाणु नीति में सैद्धांतिक तौर पर यह बात स्वीकार की गई है कि भारत अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा, लेकिन इन हथियारों का प्रयोग पहले नहीं करेगा। भारत की परमाणु नीति में यह बात दोहराई गई है कि भारत वैश्विक स्तर पर लागू और भेदभावहीन परमाणु निशस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्ध है ताकि परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व की रचना हो सके। लास्ट हमारा जो टॉपिक है, देखिए, विश्व राजनीति में बदलते समीकरण। जैसा कि आप इस किताब के 6 और 9वें अध्याय में पढ़ चुके हो कि 1977 के बाद कई दौर में गैर कांग्रेसी सरकार बनी और इसमें विश्व राजनीति में भी नाटकीय बदलाव आ रहे थे। इसका भारत के विदेशी संबंधों पर भी असर पड़ा। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और इस सरकार ने घोषणा की कि वह सच्ची गुटनिरपेक्ष नीति का पालन किया जाएगा। इसका आशय यह था कि विदेश नीति में सोवियत संघ के प्रति अपने झुकाव को खत्म किया जाएगा और इसके बाद की सरकारों ने भी आगे देखते हैं कि कांग्रेस या गैर कांग्रेसी सरकार जो भी बनी, चीन के साथ बेहतर संबंध बनाने और अमेरिका के साथ नज़दीकी रिश्ते बनाने की पहल की। भारतीय राजनीति में और आमतौर पर चलने वाली बहसों में भी भारत की विदेश नीति को विशेष तौर पर 2 संदर्भों में देखा जाता है। एक तो पाकिस्तान को लेकर भारत के रुख के संदर्भ में और दूसरे भारत अमेरिकी संबंधों के संदर्भ में। 1990 के बाद के दौर में अमेरिका समर्थन विदेश नीति अपनाने के लिए शासक दलों की आलोचना भी हुई। यानी कि ऐसे दल जो अमेरिका समर्थक थे उनकी आलोचना भी की गई। विदेश नीति हमारी हमेशा राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। रूस लगातार भारत का एक महत्वपूर्ण मित्र बना हुआ है, लेकिन 1990 के बाद रूस का अंतर्राष्ट्रीय महत्व कम हुआ है। इसी कारण भारत की विदेश नीति में अमेरिका समर्थक रणनीतियाँ अपनाई गई है। इसके अतिरिक्त मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में सैन्य हितों में बजाय आर्थिक हितों पर जोर ज़्यादा दिया जा रहा है। इसका भी असर भारत की विदेश नीति में अपनाए गए विकल्पों पर पड़ा है। इसके साथ इस अवधि में भारत पाक संबंधों में भी दोनों देशों के ने कई प्रयास किए हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान, नागरिकों की एक दूसरे के देश में आवाजाही और पारस्परिक आर्थिक सहयोग को दोनों देशों ने बढ़ावा दिया है। क्या आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेल और बस सेवा भी शुरू की गई है? यह हाल के समय में सबसे बड़ी उपलब्धि है। बहरहाल इन सारे प्रयासों के बावजूद 1999 और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति पैदा हो गई थी। ऐसे माहौल में शांति प्रयासों को धक्का लगा, लेकिन स्थायी तौर पर अमन कायम करने में प्रयास जारी है। इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।